सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गरीब लकड़हारे को जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए दरख्तों के झुंड में कोई चीज़ नज़र आई। उसके करीब वो गया और जाकर देखा तो वो पत्थर का एक बुत था। लकड़हारे ने उस पत्थर को हटाया तो वहाँ एक छोटा सा सुराख नज़र आया। लकड़हारे ने सुराख के इर्द गिर्द से मिट्टी हटाई तो उससे एक बहुत बड़ा खजाना नजर आ गया। लकड़हारा इतने बड़े खजाने को तन्हा नहीं उठा सकता था तो उसने क्या किया कि उसको ढांप कर वापस अपने घर की जानिब चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक सौदागर से हुई जो कहीं से अपना माल फरोख्त करके आ रहा था। अच्छा, उसके साथ 6 ऊँट थे, 6 ऊँट। अब लकड़हारे ने जब सौदागर को देखा, 6 ऊँट भी देखे, तो उसने कहा कि मुझे जंगल में बहुत बड़ा खजाना मिला है और मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर उस जगह लेकर जाऊंगा। सौदागर ने बड़ी बेसब्री से कहा कि जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। लकड़हारे ने कहा कि जितने ऊँट उस खजाने में से भरो उनमें से आधे मुझे दे दोगे। सौदागर झट से बोला, मैं तुम्हें आधे ऊँट देने को तैयार हूँ, तुम मुझे बस जल्दी से वहाँ ले चलो। लकड़हारा रजामंद हो गया, उसके पास ऑप्शन भी कोई और नहीं थी और उसे जंगल में ले गया। लकड़हारे ने सौदागर को खजाने की जगह दिखाई और सारे ऊँटों पर खजाना लाद दिया। अब लकड़हारे को उस जगह से एक छोटी सी डिब्बी में कीमती लाल भी मिला जो उसने अपनी जेब में रख लिया। वादे के मुताबिक सौदागर ने खजाने के 3 ऊँट लकड़हारे के हवाले कर दिए। कुछ दूर गया तो वहां जाकर सौदागर को ख्याल आया कि ख्वामखा आधा हिस्सा लकड़हारे को दे दिया, अगर उसे कम ऊँट भी दे देता तो ये मान जाता। ये सोचकर उसने लकड़हारे से कहा कि प्यारे लकड़हारे, बेशक मैंने तुम्हें आधे ऊँट दे दिए हैं मगर आपके लिए तो 2 ऊँट भी काफ़ी हैं, अगर आप मुझे 1 ऊँट मजीद दे दो तो आपकी मेहरबानी होगी। इस पर लकड़हारे ने कहा कि जनाब आप 1 ऊँट मुझसे ले सकते हैं, ले लें, मेरे लिए 2 ही काफ़ी हैं। सौदागर ने ऊँट मिलने पर उसका शुक्रिया अदा किया मगर लालच 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 ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया, चैन नहीं लेने दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद सौदागर ने फिर लकड़हारे से कहा कि आप तो दरवेश आदमी मालूम होते हैं, दिखाई देते हैं और मैं ठहरा दुनिया का आदमी, बाकी 2 ऊँट भी मुझे दे दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको दुआएं देंगे। इस पर लकड़हारे ने सोचा और कहा कि मेरे भाई, अगर मैं आपको ये बाकी के 2 ऊँट भी दे देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा। सौदागर ने उसे जवाब दिया कि मैं आपको कुछ रकम देता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी होगी। लकड़हारे ने सोचा और फिर उसने कहा कि ठीक है। उसने वो 2 ऊँट भी उसे दे दिए। सौदागर में लालच की इंतहा यकीन जाने नाज़रीन अभी भी ख़त्म ना हुई। उसने सोचा कि क्यों ना लकड़हारे से किसी तरह वो रकम भी वापस ले ली जाए और जंगल में दफन जो बाकी ख़जाना है वो भी किसी तरह हासिल कर लिया जाए। ये सोचकर वो ख़जाने के 6 ऊँट अपने नौकर को देकर ख़जाने की तलाश में जंगल में निकल गया। खासी देर तक तलाश करने के बाद भी उसको ख़जाना ना मिला। थक हार कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। एक शेर उधर अचानक से निकल आया। सौदागर ने बहुत भागने की कोशिश की मगर शेर ने एक ही छलांग लगाकर सौदागर को दबोच लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े। सौदागर का लालच, यानी हम कह सकते हैं कि उसे ले डूबा, जिससे उसकी जान चली गई और उसका माल वो दुनिया में रह गया। इससे आपने क्या सीखा? यकीनी तौर पे एक सबक कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कभी लालच का अंजाम भी अच्छा हुआ है? लालच का अंजाम तो बहुत बुरा होता है। ज़्यादा लालच इंसान का जीना मुश्किल कर देता है। ठीक इसी तरह नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा लालच ने ना सिर्फ उनका इक़्तिदार उनसे छीन लिया बल्कि वो जेल के कैदी भी ठहरे। असीरी उनका मुकद्दर थी लेकिन वो राह फरार अपना कर खुद साख्ता जिला वतन हो गए। नवाज शरीफ अपने कर्मों की वजह से अब वापस नहीं आ सकते। लालच ने उनको इस कदर अंधा कर दिया कि वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इस वक्त पाक फौज से अपनी नफरत का हम देखते हैं कि खुलेआम इजहार भी करते नजर आते हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून बुखलाहट का शिकार दिखाई दे रही है। इसकी एक ताज़ा मिसाल कल कराची में मज़ार कायद पर बदनज़मी की शक्ल में देखी जा सकती है। मरियम नवाज़ के शौहर कैप्टन सफदर, उन्होंने मज़ार के ताले तोड़े और वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। अब बंदा पूछे कि वो वोट की इज्जत कायद आज़म की रूह से मांग रहे हैं। मज़ार की जो पामाली है, तकद्दुस की पामाली सिर्फ अपनी लालच में और चोरी बचाने के लिए की गई।
कैप्टन सफदर, जिनकी घर में कोई नहीं सुनता, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए बस उन्होंने ये एक होचा हथकंडा इस्तेमाल किया। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ की नज़र में उनकी इज्जत बढ़ी या ना बढ़ी ये नहीं मैं बताना चाहती, ये मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक बहुत ऐसी चीज़ है कि आप तमाम लोग अब समझते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं। कैप्टन सफदर को मज़ार कायद का अमन पामाल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, और करना भी चाहिए था। अब पीडीएम इस पर नुहाखानी कर रही है। आज पीडीएम ने सफदर साहब की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल जरदारी नजर नहीं आए। वो बिलावल जिनको आपको याद होगा कि कराची में जब ये पीडीएम का जलसा हो रहा था, मरियम क्या कह रही थी, बिलावल आप मेरे भाई हैं, बिलावल मुझे बड़ी बहनों की तरह इज्जत देते हैं, और बिलावल आज के बाद हम दोनों कभी लड़ाई नहीं करेंगे। पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी थी जिसका इजहार इस तरह किया जा रहा था। वो जो भाई है ना बिलावल, छोटे भाई मरियम के, वो नज़र नहीं आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ना ही वज़ीर आला सिंध वहाँ पर मौजूद थे, जिससे ये साफ दिखाई देता है, कोई अंधा भी देख ले और समझ जाए कि पीडीएम भी अब एक पेज पर नहीं है। या अगर मैं मरियम नवाज के अल्फाज ही दोहरा दूँ तो मरियम नवाज ने क्या कहा था, गुजरांवाला जलसे में भी कहा था कि पेज पलटने में देर नहीं लगती, तो शायद पीडीएम का पेज पलट चुका है। एक दिन पहले जलसे में मरियम नवाज बिलावल के साथ चलने के वादे ले रही थी, आपको जैसा मैंने अभी भी कहा कि वो कह रही थी कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बड़ी बहनों की तरह हूँ, बिलावल मेरी उस तरह इज़्ज़त करते हैं जैसा किसी बड़ी बहन की इज़्ज़त की जाती है, और अब ये जो इत्तेफाक है, ये इत्तेहाद है, ये टूटेगा नहीं, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, इख्तलाफात होंगे लेकिन इस हद तक नहीं होंगे। ना जाने क्या क्या वादे कर रहे थे बहन साहिबा वादे कर रही थी, और शायद उन्हें ये डर था, जो डर था ना अंदर का, वो अल्फाज की सूरत में बाहर आ रहा था, और फिर आज वो डर सच साबित हो ही गया। ये क्लिप देखिए ज़रा। अब देखा नाज़रीन, एक तरफ मरियम बिलावल को क्या कह रही हैं कि हम एक हैं, हम एक दूसरे का साथ देंगे, कभी लड़ेंगे नहीं, मुखालिफत में इतना आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल मौजूद नहीं है? आपको बात समझ आ रही है? बिलावल को मौजूद होना चाहिए था मेरे ख्याल से। और मैंने ये कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि मुझे तो नज़र नहीं आता कि जो उनका पीडीएम का इत्तेहाद है, जो जलसों का शेड्यूल दिया गया, स्केड्यूल दिया गया है, ये इन जलसों के स्केड्यूल तक भी पूरा दिखाई देता है। मुझे तो लग रहा है कि टूट जाएगा, और देखें टूटता दिखाई दे रहा है इत्तेहाद, यानी अब टूटता दिखाई दे रहा है, बाकायदा दरार पड़ती दिखाई दे रही है, बाकायदा इसके आसार नज़र आना शुरू हो चुके हैं। और जाहिर बात है फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ जो पीपल्स पार्टी के लिए भी किसी तौर भी अफोर्डेबल नहीं है। ये ज़रा बिलावल का क्लिप देखिए। अब देखा कि बिलावल से जब एंकर पर्सन ने सवाल पूछा कि आप नवाज शरीफ के फ़ौज मुखालिफ बयानिए की हिमायत करेंगे, तो वो सवाल का जवाब गोल करके निकल गए। अब इससे साफ जाहिर है कि बिलावल जरदारी इदारों के ख़िलाफ़ मुहाज़रा ही नहीं चाहते, और यही वजह थी कि नवाज शरीफ ने कराची जलसे से खिताब भी नहीं किया। अब ज़रा एक और चीज़ गौर कीजिएगा, यानी नवाज शरीफ ने जो कराची जलसे से खिताब नहीं ना किया नाजरीन, यानी पीडीएम से ऑलरेडी माइनस नवाज तो हो गया, इसको माइनस नवाज ही कहेंगे ना। अब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को याद करें कि गद्दार कहती थी, जब जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान दिया था, तो मुस्लिम लीग नून ने उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया था। और वो क्या कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये होता है, कुदरत का निज़ाम है। आज मुस्लिम लीग नून उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में कभी पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, और वो सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बयान दाग रही है। तब नून लीग पीपल्स पार्टी को गंदा करने की हर तदबीर करती दिखाई देती थी, लेकिन अब नून लीग की जो सारी तदबीरें हैं वो उल्टी होने लगी हैं। अब मज़ार कायद पर वोट को इज्जत दो के नारे पीपल्स पार्टी के लिए यकीनी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। ये अलग बात है कि वो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर मजम्मत कर रही है, और यही वजह है कि बिलावल सफदर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देने नहीं आए हैं। मरियम नवाज की आप कह लें कि मजबूरी है कि वो अब अपना मुकदमा खुद लड़ें और अपने शौहर को मजलूम साबित करने की कोशिश करें। ये ज़रा मरियम का क्लिप देखिएगा। अब नाज़रीन मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, मरियम साहबा कितना सच बोल रही, कितना झूठ, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, आप सब समझ जाएंगे। मरियम साहबा कहती हैं कि तकरीबन सुबह 6:15 बजे का वक्त था जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए, सफदर साहब को गिरफ्तार करने के लिए आई, और वो उस वक्त सोई हुई थी। अब ज़रा गौर कीजिएगा। कहती हैं जी कि पहले तो उनको लगा कि शायद दरवाज़ा जब ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जा रहा था तो शायद मरम्मत का काम हो रहा है। फिर जब उनको पता चला कि नहीं कोई दरवाज़ा वाकई खटखटा रहा है, तो सफदर साहब ने जाकर देखा तो उनको पता चला कि जी पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जैसे कह रही हैं कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई, जारी बात है सफदर साहब ने जाकर बताया होगा ना कमरे में कि बेगम साहिबा बाहर पुलिस है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई है, और मैं उनको ये कहकर आया हूँ कि मैं ज़रा कपड़े बदल कर आता हूँ। और फिर पुलिस ने इंतजार नहीं किया, और फिर अचानक पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और पुलिस अंदर आ गई। और साथ मोहतरमा क्या कहती हैं
कि अभी वो कपड़े तब्दील कर रहे थे, अपनी अद्वियात भी ढूंढ रहे थे, डायबिटिक हैं वो और इंसुलिन डिपेंडेंट है यानी इनके शौहर, और ऐसे में पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई और उस टाइम पे कह रही है जी मैं सो रही थी, मैं बेड में थी। इस जुमले पे ज़रा गौर कीजिएगा, यानी जब दरवाज़ा खटक रहा होता है तो इनको लगता है कि शायद मुरम्मत हो रही है, फिर इनके शौहर जाके देखते हैं, पता चलता है कि पुलिस है जो कि इनके शौहर को गिरफ्तार करने आई है। इनके शौहर पुलिस को कहते हैं बकौल इनके कि मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, यानी मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं आता हूँ, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, बकौल इनके मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अब जब वो अंदर आते हैं कपड़े बदलने के लिए, जाहिर बात है अपनी बेगम को तो बताया ना कि बाहर पुलिस है, और वो ये सब कुछ देख रही थी बकौल इनके कि वो इंसुलिन भी ढूंढ रहे हैं, अद्वियात भी ढूंढ रहे हैं। ऐसे में पुलिस आती है और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है और क्या कहती है, मैं जुमला दोहराऊंगी कि मैं फिर उस टाइम पर सो रही थी और मैं बेड में थी। कोई भी खातून जिसके शौहर को पुलिस लेने आ जाएगी और वो बेचारा इंसुलिन डिपेंडेंट होगा, वो डायबिटिक होगा, वो ऐसी हालत में सो रही होगी, क्या वो दोबारा बेड में जाके सो सकती हैं? आप में से कितने लोगों को इस बात पे यकीन आ रहा है? ऐसी हालत में कोई भी खातून उठकर खड़ी हो जाए, अपने शौहर की इंसुलिन अद्वियात कपड़े तैयार करती हैं, बैग में मतलब उनको अद्वियात देती हैं, कैसे ये हो सकता है कि दोबारा जाके सो गई? झूठ पकड़ा जाता है, झूठ के पैर नहीं होते। ये कैसी अहली हैं कि इनके शौहर को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ गई, वो बेचारे डायबिटिक है बकौल इनके, वो बेचारे इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, तो फिर ऐसे में वो थोड़े से आप पे भी तो डिपेंडेंट होंगे ना कि आप उनकी जो दवाइयाँ हैं उसका एक बैग बना के उनके हाथ में पकड़ा दें, इतना तो बनता था। लेकिन आप सुकून से जाके बेड में सो गई। वाह क्या कहानी है मरियम नवाज साहिबा, क्या कहानी है आपकी। कोई पागल यकीन करेगा आपकी कहानी पर, जिसका थोड़ा सा भी दिमाग चलता होगा ना आपको पकड़ लेगा, जैसे कि पकड़ लिया हमने। ये है इनका सफ़ेद झूठ, अफसाने बनाए जा रहे हैं, कहानियाँ तराशी जा रही हैं। अब सफदर साहब की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम भी इमरान खान पर लगा दिया गया, जबकि सिंध में PTI की तो हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी आपके फौज मुखालिफ बयानिए पर आपका साथ नहीं दे रही। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नाजरीन एक पेज पर नहीं है। पीपल्स पार्टी फौज मुखालिफ बयानिए पर मुस्लिम लीग नून से दूर होती हुई नजर आ रही है। बस ये जो साथ है ना एक दूसरे का, समझ लें कि रस्मी तौर पर एक दूसरे के साथ है। ये ज़रा अगला क्लिप देखिएगा राजा परवेज अशरफ साहब का। अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून उनकी मेहमान बनकर आई, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी इनसे दरख्वास्त है कि मज़ार कायद की जो पामाली की गई है ना, ताले तोड़े गए, नारे लगाए गए, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। यानी आपकी हुर्मत है, कायद की कोई हुर्मत नहीं आपकी नज़र में? बाबा कौम की हुर्मत का ख्याल है आप लोगों को? यानी क्या ना, इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून से बालातर कोई भी नहीं है। मौलाना साहब आपसे अदब से इख्तलाफ करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि खातून की इज़्ज़त पामाल की गई, मुहज़्ज़िब कौमें हमारे बारे में क्या सोचेंगी। पहली बात कि मैंने साबित किया है कि मरियम नवाज़ जो कह रही हैं वो सच नहीं है, वो झूठ बोल रही हैं। वो बिल्कुल झूठ बोल रही कि पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसकर उनके शौहर को गिरफ्तार करके ले गई, और मरियम साहिबा उस वक्त भी आराम फरमा रही थी, कहती मैं बेड में थी, मैं सो रही थी। यानी आपके शौहर को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो बेचारा इंसुलिन डिपेंडेंट बंदा है, बकौल आपके डायबिटिक है, वो बेचारा दवाइयाँ अपनी इकट्ठी कर रहा है और आप उस टाइम पर आराम से बेड में सो रही हैं। ऐसा हो सकता है नाजरीन? आप बताएं, कहानी भी कोई ऐसी तैयार करती मरियम साहिबा को, कोई यकीन नहीं कर लेता। कहानी भी नहीं ना तैयार कर सकी आप उस टाइम पर। अगर वाकई ये सब कुछ हो रहा होता, बाहर पुलिस खड़ी होती और आपका इंसुलिन डिपेंडेंट शौहर, डायबिटिक शौहर बेचारा दवाइयां भी ढूंढ रहा है, कपड़े भी चेंज कर रहा है, पुलिस दरवाजे भी तोड़ रही है, तो आपको बेड में सोना नहीं चाहिए था, आपको वावेला करना चाहिए था, खौफ से उठ जाना चाहिए था। आप तो कॉल्स मिला रही होती, आप कॉल करती अपने बिलावल भाई को, कभी हम तो आपके मेहमान हैं, कल मैंने कहा मेरे भाई हैं, ये हो रहा है हमारे साथ, कुछ तो करती ना आप। और आपके वालिद मोहतरम जब बैठे हैं, वहाँ तो सुबह के 6:15 नहीं बजे थे, वहाँ तो रात के 1 या 2 बज रहा होगा, आप अपने वालिद को फ़ोन कर सकती थी, सो तो नहीं रही होंगे आपके वालिद मोहतरम, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन आप बेड में सो रही थी। वाह क्या कहानी है आपकी, कहानी तो कोई अच्छी तैयार करती हैं आप। और दूसरी बात, मौलाना साहब आप क्या कह रहे हैं कि मुहज़्ज़िब कौमें क्या सोचेंगी, तो मेरा आपसे सवाल है, मुहज़्ज़िब कौमों की नज़र में हमारा इमेज तब ख़राब नहीं हुआ होगा जब मज़ार कायद के ताले तोड़कर बदनज़मी पैदा की गई और वोट को इज्जतों के नारे लगाए गए? नहीं, वोट की इज्जत आपको अजीज है, कायद की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, कायद की हुर्मत का कोई ख्याल नहीं है, बाबा कौम की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। यानी आपकी इज्जत है, वोट की इज्जत है, कायद की इज्जत के बारे में क्या कहते हैं आप? क्या उस वक्त दुनिया ने हमारा मजाक नहीं बनाया होगा? आप बुजुर्ग सियासतदान हैं, आपका तो बल्कि ये फर्ज बनता है, आपकी उम्र के मुताबिक आप इतने बुजुर्ग हैं कि आपका ये फर्ज बनता था कि आप अपने इत्तेहादियों को भी थोड़ा समझाते। लेकिन ये लोग लूटी दौलत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ जब सुप्रीम कोर्ट से याद करें नाअहल हुए थे, तो उन्होंने अपने पहले स्पेल में अदलिया और इदारों को निशाना बनाया था।
इदारों से पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था, जैसे पता ही नहीं है कि मेरा क्या कसूर है। रोटी को चोची कहते थे ना, कि पता ही नहीं था कि मैंने किया क्या। फिर अचानक से नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी खामोश हो गए, इस उम्मीद पर कि शायद वो पहले की तरह कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान मरियम नवाज का जो जहर उगलते जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी चुप लग गई थी। और इस दौरान वजीर आजम समेत हुकूमती नुमाइंदों ने दावा भी किया कि मुस्लिम लीग नून ने NRO के लिए अप्रोच किया और मुस्लिम लीग नून हुकूमती दावे को बार बार मुस्तरद करती रही। जब दाल ना गली तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने यह सोचा कि इदारों के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा संभाल लेते हैं। यानी अपने दूसरे स्पेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अदलिया और पाक फौज के खिलाफ सख्त जहर उगलना शुरू कर दिया। गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और नवाज शरीफ ने पाक फौज से खुली नफरत का इजहार कर दिया। यानी दिल में क्या था पाक फौज के लिए बयान कर दिया। अब इमरान खान उनको एक आंख निभाते, बात बच्चे बच्चे को पता है, और अब उनका इस्तीफा भी मांगा। वो पीपल्स पार्टी जिसके साथ नवाज शरीफ मिल बैठने को तैयार नहीं थे, हाथ मिलाना भी उनको गवारा नहीं था, अब सीधा गले लगाने को तैयार हो गए। यानी दुश्मनी के मौसम में कुर्बतों का मौसम कहाँ से जलवागर हो गया। ये सारी बात यहाँ तक आखिर पहुँची कैसे? क्यों नवाज शरीफ अपने ही तय करदा उसूलों को पामाल करने पर उतर आए? ये ज़रा क्लिप देखिएगा, समझ जाएंगे आप। इमरान खान साहब को नज़र आ रहा था कि उनकी करप्शन को के खिलाफ जहाद में अपोजिशन रुकावटें डालने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, और हमने देखा कि जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इक़्तिदार की कुर्सी संभाली तो एक से एक बहरान सर उठाने लगा। कभी चीनी गायब, कभी आटा गायब। यानी जिस चीज़ का नोटिस लिया जाता था वो मसला हल होने के बजाय मजीद उलट जाता था, क्योंकि माफिया सरगर्म है ना। माफिया ने अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को चलता करने की हर मुमकिन कोशिश की। यानी मकसद यह था कि किसी तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया जाए। माफिया सरगर्म हो गया, इनके साथ मिल गया, लेकिन इमरान खान साहब साबित कदम रहे और मुल्क को दो दो हाथों से लूटने वालों का एहतसाब करने के लिए पुरअज़्म रहे, अभी भी हैं। खान साहब की दूरअंदेशी को आज मैं सलाम पेश करना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मैं इनका हिसाब करूँगा तो क्या ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और देखें वही हो गया ना, सब इकट्ठे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे हलीम आदिल शेख साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, कराची में आज जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। बहुत से लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में, और नून लीग के दामाद आला कैप्टन सफदर को पुलिस ने मज़ाक़ायद का तकद्दुस पामाल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मुद्दई तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करती हूँ, समझने की बल्कि कोशिश करते हैं सब कि ये हुआ क्या, पूरा किस्सा है क्या। बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो आप ये पूरा वाकया ज़रा बयान कीजिएगा कि आप किस तरह पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पुलिस मुकदमा दर्ज जब नहीं कर रही थी, और फिर आपने किस तरह ये मुकदमा दर्ज करवाया। अच्छा, एक खबर ये भी है शेख साहब के, एक खबर ये दी जा रही है कि IG साहब को किसी ने अगवा किया और फिर मुकदमा दर्ज करवाया। आप इस पूरे मामले की ज़रा वजाहत कर दें कि असल मामला क्या था। देखिए जी, असल मामला ये है कि गुजरांवाला जलसे के बाद, गुजरांवाला जलसे में जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब ने, जो इनके प्लेटलेट्स यहाँ कम हो चुके थे, वहाँ जाकर उन्होंने जिस अंदाज से डायरेक्ट अटैक किया हमारे सिपाही सालार पर, हमारी अफवाज पर, हमारे इदारों पर, तो पता चल गया था कि ये लोग अब लड़ने के मूड में हैं और सबसे लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनका जहन इस तक जा सकता है कि ये मज़ार कायद के तकद्दुस का पामाल ना करे, कायद को की तहरीम को ये खातिर खा में ना लें। बस इन्हें खबर बनवानी है, खबरों में आना है, कहना है कि नहीं छड़ांगे और नहीं छड़ांगे वाली एक मैसेज देना था इन्होंने। ये लेकर यह पहुंची इस्तकबाल। अच्छा, इस्तकबाल एयरपोर्ट पर गाड़ी भी किसकी आई इनको? इन्होंने कोई लिस्ट गई होगी कि जी इतने सारे लोग हैं हमारे पास, उनमें जो सबसे बड़ा नैब ज़दा है 450 अरब का जिस पे केस है शर्जील मेमन, उसकी बम प्रूफ गाड़ी इनको लेने आ गई। इनका ज़रा BP और हाई हो गया। ये पहुंच गए 200-250 लोगों के साथ मज़ार कायद। वहाँ हम तो घर बैठे हुए थे, मैं खुद घर पे था, तो वहाँ हमारे कुछ पार्टी के मेरे कोऑर्डिनेटर 2-3 साथी भी वहाँ गए हुए थे। उन्होंने बताया कि जी इशू ये, मुझे वहीं से कॉल आई, PTI मीडिया में तो बाद में आया। उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ आए हुए थे, यहाँ कराची के लोग जाते हैं, अक्सर हाजिरी पे जाते हैं, सुकून मिलता है, बड़ा एक रूहानी सुकून मिलता है कायद के मज़ार पर जाकर। तो ये बच्चे वहाँ गए हुए थे, हमारे 3-4 नौजवान। उन्होंने कहा कि जी 250 लोग आए
और उन्होंने आकर, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, फातिहाएं होती हैं, ये आए नारे मारते हुए आए, इन्होंने ग्रिल फलांगी के अंदर चले गए जहां आज तक सिवाय मौलवी साहब के कोई नहीं गया। वहां जाकर उन्होंने चप्पल समेत कब्र पे चढ़ गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं बताना चाह रहा हूँ पूरा, तो ये कब्र पे चढ़ गए, इन्होंने नारे लगाए। अच्छा, मज़ार कायद के कुछ फुट के अहाते के बाहर भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को अलाउड नहीं है। ऑर्डिनेंस है उसके आर्टिकल 6, आर्टिकल 8, वो सब कहते हैं कि वहाँ कोई सियासी चले, पॉलिटिकल एक्टिविटी तो रह गई। वहां जाकर नारे लगाए, ये किया वो किया सारा। अच्छा शेख साहब, एक और जी आप कंप्लीट करें। अच्छा जी आप कंप्लीट करें पहले जी। पीटीआई का वर्कर जुनून में होता है, जोश में होता है। वो 200-250 थे, 3-4 थे, उसने कहा भाई आप क्या कर रहे हो, ये मज़ार कायद है, क्यों गए हो? तो वहाँ उन्होंने उनको धक्के वक्के दिए, हट जाओ यहाँ से, जान से मार देंगे, ये कर देंगे। वो उनका बहुत हाई था। तो वहीं से उन्होंने मुझे कॉल की कि पता नहीं ये लोग पागल हो गए हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 2-4 मिनट बाद मीडिया पर चलना शुरू हो गया और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी। उसके बाद जैसे पता चला तो हम थाने पहुंचे। मुझसे पहले हमारे एक MPA साहब भी पहुंचे, उन्होंने भी दरख्वास्त दी और उसके बाद वो मज़ार वालों ने भी दरख्वास्त दे दी, एडमिनिस्ट्रेटर ने। और थोड़ी देर बाद ये नौजवान जो 3 थे, हमने उनको भी बुला लिया। वो भी कह रहे थे कि जी हम इस पर हमने जो जान से मारने की धमकियां भी दी हैं। हम थाने पे गए, वहाँ कुछ सुनने वाला नहीं। तो SHO से हमने कहा, कहता नहीं मैं नहीं ले सकता, ऊपर से अप्रूवल नहीं है, पूछो। हमने कहा यार आपके सामने, मैंने कहा निहत्ते नौजवान को जब गैरत आ सकती है, आप लोग के सामने पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा इनको, वहां क्यों नहीं रोका उनको, क्यों खुद सरकार ने केस दाखिल नहीं कराया? SHO साहब चले गए। हुआ एक काफी 4-5 घंटे वो थाना हमारे वाले रहा, ना SHO, ना ड्यूटी अफसर, ना कोई, सब चले गए। जलसा भी हो रहा था। फिर हमने धरना दिया, हमारे पास जो हक है, हमने एहतजाज किया, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने जो हमारा हक है, हमने FIR कटाना हमारा हक था, हमने भरपूर एहतजाज किया, जिसके ऊपर फिर सुबह को हमारा केस दाखिल हुआ। और उस केस के अंदर, उसके बाद हम केस दाखिल करा के आके सो गए। सुबह जब उठे तो पता चला कि कैप्टन सफदर गिरफ्तार हो गए हैं। ये है वो स्टोरी जो मुझे पता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि पता नहीं IG को अगवा कर लिया, ये कर लिया, रेंजर्स ने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया। तो देखिए, मैं तो FIR कटा के आया था वकास खान की तरफ से थाने में, पुलिस के पास। सुबह को जिस गाड़ी में वो फातिमा जना और वो मार्शाल्लाह के नारे लगा रहे थे, ज़ियाई मार्शाल्लाह याद नहीं है, जो पैदावार है जिसकी ये लोग, उस वक्त सिंध पुलिस की मोबाइल थी, सिंध पुलिस के सिपाही थे, सिंध पुलिस की वर्दी थी। ये कहाँ से रेंजर्स कुछ उठा के ले गई, कहाँ से ले गई? इशू ये है कि ये इतना बड़ा इशू था, सिंध गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही थी, केस बनाना भी नहीं चाह रहे थे, मजबूरी भी थी, PTI का प्रेशर भी था कि ये देखिए हम लोग अपने आप को गाली बर्दाश्त कर लेंगे, चलो भाई दे दो हमारी लीडरशिप को भी, सियासत में जो चाहे कह लो, कर लेंगे बर्दाश्त। लेकिन कायद आज़म के तकद्दुस का पामाली, उनके मज़ार की, उनकी कब्र की, ये कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी सोच। अच्छा शेख साहब, ये बात कर रहे थे, ये PDM वाले इस वाकये पर ये राय दे रहे थे, आपने भी सुना होगा कि जी ये हमारी हुर्मत पर हमला है। आपको इनसे पूछे कि आपकी हुर्मत जो है कायद की हुर्मत से ज्यादा है, यानी बाबा कौम को आप इज्जत नहीं दे सके। प्रैक्टिकली आपने बताया, आपने अमली तौर पर बताया कि आप कितनी इज्जत करते हैं बाबा कौम की, और आप बात करते नहीं थकते कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। यानी इनकी हुर्मत कायद की हुर्मत से ज्यादा है। जी डॉक्टर साहिबा, इनका नारा है असली नोट को इज्जत दो। जब ये हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त नारा लगाते हैं नोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो। अब इन्हें वोट याद आ गया है। इन 2 बेटे वो कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है। मैं कहता हूँ भाई अब मियाँ शरीफ के पोते हो और लॉर्ड माउंटबेटन के पोते थोड़ी हो जो लंदन की नेशनलिटी लेके पाकिस्तान से वास्ता नहीं है। इनका वास्ता नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। ये बिजनेस करने के लिए हुकूमतों में आते हैं, माल उठाते हैं, भाग जाते हैं, बीमार होते हैं, भाग जाते हैं, प्लेटें ठीक करानी तो भाग जाते हैं। इनका क्या लेना देना? इन्होंने साबित किया है। अफवाज को इन्होंने हिट किया, कायद के मज़ार पर इन्होंने हिट किया और उसका शर्म भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हुर्मत के साथ हो गई। अरे भाई उस हुर्मत साहिबा को चाहिए था अपने शौहर को मचाती। वो तो इस तरीके से डांस करना चाह रहा था कि जैसे कोई राजी करना चाह रहा हो। अक्सर हम देखते हैं कि वो कुछ जानवर होते हैं वो आके वो हिलना अच्छा, एक और बात शेख साहब, मेरे ज़हन में एक बात आई जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी मरियम नवाज साहबा के साथ, मौलाना साहब बैठे हुए थे, तो मरियम साहबा कहानी ये सुनाती कि सुबह 6:15 बजे के करीब दरवाजा खटखटाया गया, हालांकि बेल भी दी जा सकती थी। मुझे लगा कि शायद कहीं मुरम्मत का काम हो रहा है, फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। फिर इन्होंने गालिबन सफदर साहब को बताया होगा कि दरवाजा खटक रहा है। सफदर साहब ने जाके देखा तो बकौल मरियम साहबा के पुलिस थी, उनको गिरफ्तार करने आई। तो उन्होंने कहा कि मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, और उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि डायबिटिक है मेरे हस्बैंड सफदर साहब, और वो डायबिटिक है, वो
इंसुलिन वगैरह अपनी दवाइयां वगैरह ढूंढ रहे थे, तो जी पुलिस ने दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर एंटर हुई। साथ ही सिंपैथी वो जो लेने की आदत है, इमोशनल करने की आदत है कि जी उस टाइम पे मैं बेड में सो रही थी, आराम कर रही थी, ये मतलब ये तकद्दुस पामाल किया गया कि कमरे में एंटर हो गए। अब कोई पूछे इनसे टेक्निकली, कोई उनको पकड़े ना, अगर कोई जरा सी नफ्सियात समझता हो कि आपने अपने शौहर को खुद भेजा कि दरवाजा खटक रहा है, फिर दरवाजा टूट कर वो तोड़ के अंदर आ गए और आपके शौहर ने उनसे टाइम मांगा कि मैं कपड़े चेंज करके आता हूं, मैं दवा लेकर आता हूं। इतने में एक खातून जो है वो दोबारा किस तरह बिस्तर में रेस्ट कर सकती हैं? वो तो परेशान हो जाएंगी ना कि मेरे शौहर ने अंदर आके बताया कि बाहर पुलिस खड़ी हुई है और मेरी इंसुलिन किधर है, मेरी दवाइयां किधर है, बजाय इसके कि आप अपने उस डायबिटिक शौहर की दवाइयों का बैग बना के उनको देंगे, ये भी साथ ले जाओ, पुलिस वाले तुम्हें लेने आए, आप बिस्तर में आराम कैसे दोबारा करने चली गई? मुझे तो उनकी बातों में तजाद नजर आ रहा था। आपने पॉइंट नोट किया? ये देखिए, मैंने नोट किया और उसके बाद मुझे इनकी आज के नाश्ते की फुटेज भी मेरे पास आई है। हाँ। शायद वो कि एक टेबल के ऊपर 25 डिशें हैं आज नाश्ते के अंदर भी। मतलब जिसके शौहर को इतनी ज्यादती के बाद, बदतमीजी के बाद पुलिस उठा कर ले गई हो, वो साहिबा 25 डिशों का नाश्ता हंस खेल कर रही हो। बात ये कि कॉल ऑफ फेल का तजाद नहीं होना चाहिए। अगर इतनी टेंशन मतलब उस टाइम पे तो ये कॉल्स मिलाना शुरू हो गई होंगी, कभी किसी को कभी किसी को, कि देखिए बाहर पुलिस खड़ी हुई है, सफदर को गिरफ्तार करने आ गई हैं और बता रही कि मैं दोबारा बिस्तर में आराम करने चली गई। मतलब इज इट पॉसिबल? कहानी तो ऐसी सुनाई जाए जिसपे यकीन किया जाए। साथ ही एक और बात शेख साहब, मौलाना साहब कहते हैं कि रेंजर्स आए हैं और मरियम साहिबा कहती है पुलिस, मतलब ये इनके बयान ही नहीं मिलते आपस में। देखिए, ये पापा डैडी बचाओ मूवमेंट और इसके अंदर जो लोग हैं डॉक्टर साहबा, ये एक इन्फेक्टेड है करप्शन से, नून लीग वाले। सिंध वाला हमारा डिफेक्टेड है, वो तो दुनिया जानती है, क्या तफसील में जाऊं उसके अंदर। और मौलाना साहब रिजेक्टेड है अपने हलके से। इन्फेक्टेड, रिजेक्टेड और डिफेक्टेड लोग जो हैं ये किसके झूठी बोलेंगे? इनसे कौन सी अच्छाई की आप उम्मीद रख सकती हैं? कौन सा सच बोल सकते हैं? आज भी एक दास्तान अमीर हमजा बना दी कि जी आईजी को अगवा कर लिया, इधर ले गए, उधर ले गए। अरे भाई, कौन अगवा करेगा? आईजी ने क्यों एफआईआर नहीं काटी? वज़ीर आला ने क्यों एफआईआर नहीं काटी? एसएचओ ने क्यों एफआईआर नहीं काटी? इतनी बड़ी बेरुमती। अच्छा, आखिर में जरा एक और बात आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा शेख साहब जरा सुनिए कि फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ जाना है। अब हमने देखा कि बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नहीं थे और ना ही मुराद अली शाह साहब थे। मरियम साहिबा तो आपको याद होगा कि जब खिताब कर रही थी कराची में, तब भी बार बार कह रही थी कि बिलावल आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे, यानी यकीन दहानी पता नहीं किसको करवा रही थी, अंदर की कोई इनसिक्योरिटी थी कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, मैं आपकी बड़ी बहनों की तरह हूँ, आप मेरे भाई हैं। वो फोन आया जी, मेरे से बात हुई है, बहन को हौसला दी है, सफदर साहब की गिरफ्तारी पे परेशानी हुई है, तशवीश का इजहार किया, लेकिन साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आया वो भाई जिसके साथ वादे किए जा रहे थे कि अब आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे। क्या दरारें अभी से इनमें पैदा हो चुकी हैं? क्या अंदर की खबर? देखिए, दरारें हैं। कल जिस अंदाज से नवाज शरीफ को खिताब नहीं करने दिया और ये मफादात की जंग है, बात यह कि बिल्कुल दरारें, यानी कल एक तरह से माइनस नवाज शरीफ हो चुके हैं पीडीएम में से माइनस नवाज हो चुके हैं। मतलब पप्पा फारिग हो जाए, डी मूवमेंट रह चुकी है ये। और मैं समझता हूँ नानी का एजेंडा अपना है, नवासे का एजेंडा अपना है। बात यह कि इनकी कहीं से नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, क्या इसमें पीडीएम से निकलना है? ना इनके पप्पा ने बचना है, ना डैडी ने बचना है, कुछ भी नहीं बचना जी। चले जी, हलीम आदिल शेख साहब बहुत शुक्रिया। आप मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ डॉक्टर शाइस्ता मौजूद होंगी, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सितारा इम्तियाज भी इन्हें मिल चुका है, ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के हवाले से बात करेंगे उनसे। वेलकम बैक नाजरीन। अक्टूबर के महीने की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर के महीने को छाती के सरतान से बचाव की आगाही के आलमी महीने के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सेमिनार्स का, वर्कशॉप्स का एहतमाम किया जाता है। प्रोग्राम्स, वॉक्स और कैंप्स भी मुनक्कद किए जाते हैं और ख़वातीन को इस मरज़ से बचाव के हवाले से जितना आगाह किया जा सके किया जाता है। अब इसीलिए हमने भी ये सेगमेंट तैयार किया ताकि आपको आगाह किया जा सके। तरक्की पजीर ममालिक में ब्रेस्ट कैंसर हम देख रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ रहा है और पाकिस्तान में छाती के सरतान के हवाले से जो अदाद शुमार हैं इंतहाई तशवीशनाक हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है नाजरीन कि किसी भी कैंसर का कोई इलाज नहीं होता और अगर किसी को एक बार कैंसर हो जाए तो उसकी वजह से उस इंसान की जल्द मौत हो जाती है वाकई। लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसका दारो मदार उस कैंसर की नौयत और स्टेज पर होता है। मज़ीद इस ख़तरनाक मरज़ से किस तरह से बचा जाए,
ये तमाम सवालात का जो बॉल है मैं कोर्ट में फेंकूंगी। मौजूद मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डॉक्टर शाइस्ता मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और सितारा इम्तियाज़ भी इन्हें मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी पहले तो आप नाजरीन को, देखने वालों को ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो बुनियादी अलामात हैं वो क्या होती हैं, यानी कोई ऐसे सिम्टम्स जो कि इनिशियल स्टेज पर नमूदार हो जाएं, वाजे हो जाएं कि पता चले कि शायद ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे आम अलामत होती है वो एक लंप या गांठ या गुठली का बन जाना, लेकिन दरअसल गुठली बनने तक और उससे पहले वाला जो मरहला होता है वो हम मैमोग्राम पे पकड़ सकते हैं। और इसीलिए आगाही के लिए हम ये नहीं कहते कि जी आप सिर्फ और सिर्फ गांठ बनने का इंतज़ार करें, बल्कि एक मखसूस उम्र के बाद ये मशवरा दिया जाता है कि मैमोग्राम यानी ब्रेस्ट के एक्सरे करवाएं, ताकि जब मर्ज बिल्कुल इब्तदाई मराहिल पे हो तो उस पर पकड़ा जाए। ठीक ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इससे बचने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर या कोई, जिस तरह जहन में आता है कि कोई ऐसी ग़िज़ा जिसे लोग अपनी रूटीन में शामिल कर लें, मामूल में शामिल कर लें, जो इस मरज़ को रोक सके, कोई ऐसी ग़िज़ा या कोई रूटीन? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी वैक्सीन, कोई ऐसी दवा कि जिससे हम इसको बनने से रोक दें, वो नहीं है। सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कुछ और अगर ऐसे खतरात हैं जिनको हम अगर ना होने दें तो शायद बचा हो जाए। और उसमें खास तौर पे ग़िज़ा में तो कोई ऐसी खास ग़िज़ा की नहीं है अहमियत, अलबत्ता ये जरूर है कि ओबेसिटी यानी वजन ज़्यादा होना वो मुनासिब नहीं है। और इसके अलावा लावलद होना यानी बच्चे ना होना, पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद होना, कम से कम ये ऐसी चीज़ है जो कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में रह सकती है। जो एक ग्रुप है जो शुक्र है कि बहुत कम है, और वो है कि जिन ख़वातीन में एक जीन की कमी पाई जाती है पैदाइशी तौर पर, जिसको हम BRCA म्यूटेशन कहते हैं, इसका पता चल जाए तो गालिबन इस कैंसर को बनने से रोका जा सकता है, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट निकलवा के तभी रोका जा सकता है, और कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि जिसको बनने से रोका। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बीमारी के, कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि उस बीमारी के साथ दूसरी बीमारी लग जाती है, तो ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस हैं वो किन लोगों में ज़्यादा हो सकते हैं? आपने अभी ओबेसिटी का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि अगर 30 साल से ज़ायद उम्र हो जाए और अभी तक आपका बच्चा नहीं है, यानी किसी औरत का कोई बच्चा नहीं, औलाद नहीं है, तो उनमें चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस आम लोगों से ज़्यादा उसमें पाए जा सकते हैं ऐसे शख्स में? जी, जैसे मैंने कहा कि एक तो ये म्यूटेशन है, और दूसरा जो जिन मरीजों को लिम्फोमा के इलाज के हवाले से रेडिएशन मिली हो, जो कि खास तौर पे सीने के, ब्रेस्ट के अतराफ में ज़्यादा ख़वातीन में दी जाए, उनमें खतरा बढ़ जाता है। लेकिन चूँकि लिम्फोमा का इलाज में रेडिएशन बहुत ज़रूरी है, लिहाजा ये है कि हम उसको इलाज से खारिज कर देंगे। लेकिन ऐसी ख़वातीन को जिनको खास तौर पे यंग एज पे, यानी बचपन में, बचपन का मतलब है कि 13 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक में अगर लिम्फोमा हुआ और रेडिएशन मिली, तो उनको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि अपना चेकअप वो जल्दी शुरू कराएं और पाबंदी से करें। अरे डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि डायग्नोज हो जाती हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं होते, यानी पेशेंट के लिए बड़ा ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है कि जी डॉक्टर कहता है कि आपको तो ये बीमारी है और ये फलां स्टेज पर है, यानी जिस तरह बहुत से लोग होते हैं सिम्टोमेटिक होते हैं, उनको सिम्टम्स शो नहीं होते। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर में भी ऐसे मरीज सामने आते हैं कि जिनको सिम्टम्स नहीं पता चलते, उनको किसी किस्म की कोई पेन नहीं होती, कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन उनको अचानक पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर और फलां स्टेज पर है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि इसकी अलामत क्या है, इसकी अलामत है कि इसमें लंप बनना। इस मर्ज की खराबी ये है कि ये किसी भी किस्म का दर्द या तकलीफ नहीं देता,
और इसीलिए ये खामोशी से ब्रेस्ट में पड़ा रहता है। और अक्सर ख़वातीन हमारे पास जब देर में पहुंचती हैं और उनसे पूछा जाए कि भाई आप पहले क्यों नहीं आई, तो कहा जी इसमें तकलीफ ही नहीं थी इसलिए नहीं आए। तो अलामात या तो जब बहुत बढ़ जाती है तब होती है, यानी सांस में तकलीफ, कमर में दर्द। इसीलिए इसको बिल्कुल शुरुआत में पकड़ने के लिए अलामत का इंतजार नहीं करें। और इसीलिए प्रोग्राम 40 साल 45 साल की उम्र के बाद, देखिए हर खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है, माँ सिवाय उन खातून के जिनकी ओवरीज बहुत कम उम्र में फेल हो गई हो, काम नहीं कर रही हो या निकाल दी गई हो। 30 साल की उम्र पे या 30 और 35 साल के दरमियान अगर ओवरीज काम नहीं कर रही, उनका खतरा कम हो जाता है। वरना हर खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है। जब आपको पता है कि ये खतरा है तो आपको मोहतात तो रहना है, क्यों अलामत का इंतजार करें। ये आगाही के जो आपने इतनी जिम्मेदारी उठाई है, ये इसी हवाले से उठाई है कि इसको शुरुआत में अगर पकड़ लेंगे तो इसका इलाज कामयाबी से हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो पकड़ने वाली बात है कि डायग्नोज हो जाए या अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो आपने जैसा बताया कि कुछ पेशेंट्स आती हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप पहले क्यों नहीं आए, तो उनका एक कहना होता है कि हमें कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, हमें पता नहीं चल सका। और कई बार बहुत देर हो जाती है, तो मुआयने के लिए किस तरह जाना चाहिए? लाइक कितने अरसे के बाद आपको डॉक्टर के पास वैसे जाना चाहिए कि आप एग्जामिन करवा लें खुद से? देखिए ये जिम्मेदारी जो है ना, ये मुश्तरका है, यानी खातून की भी और डॉक्टर की, दोनों की है। और ये जिम्मेदारी बाआसानी हर औरत उठा सकती है। और ख़ास तौर पे लगभग 40 साल की उम्र के बाद तो ख़ास तौर पे हर 2 महीने 3 महीने में अपना शख्सी मुआयना करें, सेल्फ एग्जामिनेशन करें। ठीक है। क्योंकि अलामत उनको मिलती है लेकिन वो उससे लापरवाही दिखाती हैं, यानी लम्प है, गांठ है, जो कि तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, लिहाजा वो समझती है कि इसमें बीमारी नहीं है। और 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई और खतरा यानी रिस्क फैक्टर हम हर खातून का निकालते हैं, तो वो 3 साल के ऊपर अपना मैमोग्राम करवाएं, 2 से 3 साल के ऊपर, और 2 से 3 साल पर डॉक्टर से भी मुआयना करवाएं। लेकिन बाकी 2 साल या 2.5 साल वो ये जिम्मेदारी खुद उठाएं। ठीक है। अच्छा लास्ट में मैं जानना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि आप तो डॉक्टर हैं, आप तमाम चीज़ों को समझती हैं, आम नाजरीन नहीं समझते, और बल्कि डॉक्टरी ज़ुबान सही तरीके से नहीं समझ पाते, उनको ज़रा अवामी अंदाज में समझा दीजिएगा कि किस स्टेज पर अगर पकड़ा जाए तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, लेकिन इस स्टेज से बाद अगर पकड़ा जाए तो शायद ट्रीटमेंट में मसाइल हो सकते हैं या ट्रीट नहीं किया जा सकता। जो इब्तदाई स्टेजेस कहलाते हैं वो स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसमें इलाज कामयाबी से हो जाता है। स्टेज 3 में भी इलाज होता है, बल्कि स्टेज 4 में हम किसी भी मरीज को बगैर इलाज किए नहीं छोड़ेंगे। अगर स्टेज 4 है तो उसमें दवाओं पे ज्यादा इन्हिसार किया जाता है, लेकिन कामयाबी गारंटी नहीं दे सकते। स्टेज 1 और स्टेज 2 में कामयाबी ज्यादा है बनिस्बत दूसरे स्टेजेस। ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद थी ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं सितारा इम्तियाज़ भी, ने मिल चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। तमाम खवातीन जो देख रही थी सेगमेंट, मेरी तमाम से गुजारिश है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आम में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।